नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सर्दी की शुरुआत से पहले ही हवा में जहर घुलने लगा है। वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने हाई लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग की है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने एनसीआर में वायु गुणवत्ता पर हाई लेवल मीटिंग में स्वच्छ ईंधन और ईवी की और शिफ्ट होने और ईवी चार्जिंग सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यों से कहा गया है कि वे पराली जलाने पर नियंत्रण रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य बायोमास प्रबंधन करें और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वैकल्पिक फसलों की किस्मों की खेती पर जोर दें। दिल्ली से सटे औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बिगड़ने का प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। प्रदूषण के चलते अस्थमा और एलर्जी के रोगियों को परेशानी होने लगी है। जिले में अभी ग्रैब के पहले चरण के में प्रतिदिन 5 से 7 नए अस्थमा के रोगी चिन्हित हो रहे हैं, जबकि एलर्जी के रोग खांसी और छींक से परेशान हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आज जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ता जा रहा है वायु प्रदूषण, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो आदेश है वो दिए गए हैं तमाम राज्यों को, किस तरीके की अहम बैठक रही? देखिए, यहाँ पर बात करें मुस्कान, जिस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर वाकई में ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो इतना बढ़ता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानियां होती नजर आ रही है। यहाँ तक कि अब अस्थमा की बात करें या फिर एलर्जी की बात करें, वो भी लगातार इंसान जनता के बीच में देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर मरीजों की संख्या जो है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं घटना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब सांस लेना भी दुश्वार होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री के सचिव की, तो उनकी तरफ से एक हाई लेवल टास्क मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तमाम अधिकारी और तमाम सचिव जो थे वो मौजूद रहे और उनके द्वारा कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि पॉल्यूशन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। ईवी चार्जिंग की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें, उनके लिए भी बेहतर सुविधाएं और जो बेहतर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक की सुविधा देने के लिए बात की जा रही है। लगातार ये कोशिश की जाए ताकि दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन जो है वो घटता हुआ नजर आए, मगर अभी तक हालात जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं बिगड़ते नहीं, और जैसे जैसे दिवाली और सर्दी नजदीक आ रही है तब कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक बात करें, जिस तरीके से पराली को लेकर भी खास जोर दिया गया है इस बैठक के माध्यम से। ये कहा गया है कि पराली जो लोग जला रहे हैं उन पर खास तौर पर राज्य सरकारें जो है वो वॉच करें और कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ऐसी फसल उगाने के लिए बोले या फिर ऐसी सुविधाएं करें ताकि जिससे पराली जो है वो ना हो सके, या फिर पराली की जगह पर किसी ऐसी फसलों का इस्तेमाल किया जाए जिससे कहीं ना कहीं पराली जलाने की स्थिति ही ना बने। मगर यहाँ पर लगातार जिस तरीके से पराली को लेकर भी दिक्कतें बन रही है, पॉल्यूशन को लेकर भी दिक्कतें बन रही है, उसको लेकर दिल्ली एनसीआर के अंदर कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आम जनता जो है अब परेशान होती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर दो बीमारियां अब सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, एक अस्थमा की और दूसरा एलर्जी की। क्योंकि एलर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली के एनसीआर के अंदर भी लगातार मरीजों की संख्या जो है 60 से 70% के करीब लगातार एलर्जी देखने को मिल रही है। लगातार अस्थमा की बात करें तो लोगों को सांस लेने में परेशानियां हो रही है, मगर इसके लिए कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेवार है और सरकारें द्वारा कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए, मगर वो कदम जो है वो धरातल पर कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो वाकई में ही कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर सरकारों की तरफ से भी अब लगातार कोशिशें की जा रही है, मीटिंग बुलाई जा रही है और खुद प्रधानमंत्री के सचिव जो है उनकी तरफ से जो बैठक की गई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को रखा गया है। मगर लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं आम जनता और सरकारों की ही बनती है, मगर उसके लिए कहीं ना कहीं जो कदम उठाने चाहिए वो अधिकारियों को उठाने पड़ेंगे, मगर अधिकारी जो है वो ग्राउंड लेवल पर अभी भी कोई भी कदम जो है वो नहीं उठता नजर आ रहा है। जी
लेकिन राजीव, जिस तरीके से लगातार कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है कि प्रदूषण को कम किया जा सके, ऐसे में अन्य जो आस पड़ोस के राज्य हैं उनसे भी सहयोग की जो अपील है वो की गई है इस मीटिंग में, और पराली को लेकर खास प्रबंधन के इंतजाम के लिए कहा गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें सचिव की, यानी प्रधानमंत्री के सचिव की बात करें तो उनकी तरफ से भी जो मीटिंग बुलाई गई थी उसके अंदर भी इन्हीं चीजों को जोड़ दिया गया, और यही चीज की ये प्रक्रिया जो है वो दिल्ली सरकार भी अपना रही है। लगातार पॉल्यूशन के क्षेत्रों के अंदर लगातार कोशिशें की जा रही है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली एनसीआर के अंदर पटाखों पर भी बैन लगाया गया, ताकि कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, पॉल्यूशन का स्तर जो है वो घट सके। दूसरा, यहाँ पर ई व्हीकलों की बात करें, उनके लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोशिशें की गई है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है या व्हीकल जो है, प्राइवेट व्हीकल जो है, उनका इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, मगर लगातार हालात जो है वाकई में ही बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं जोर दिया गया सचिव की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं यह भी कहा गया कि अपने पड़ोसी राज्यों के अंदर जो जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है उस पर भी वॉच किया जाए, उसको भी निगाह किया जाए और उस पर भी कंट्रोल किया जाए। मगर अभी तक जो हालात है वो कहीं ना कहीं इतने सामान्य होते नजर नहीं है, और जैसे जैसे सर्दी और दिवाली नजदीक आएगी तब कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए अब कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है, और दिल्ली सरकार तो पहले से ही कोई ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है। यहाँ तक कि जो कंस्ट्रक्शन साइड है उनके ऊपर भी जाकर वॉच किया जा रहा है, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन साइड है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं या फिर उनके आसपास भी एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। दूसरा, जहां पर धूल मिट्टी जिस तरीके से बढ़ रही है उसके लिए भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइडों के जो अधिकारी हैं या फिर जो ठेकेदार हैं उनकी तरफ से कदम उठाना चाहिए, मगर उनकी तरफ से भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइडों की जो मजदूर है उनके लिए कहीं ना कहीं मास्क का इंतजाम होना चाहिए, और आसपास के लोगों के लिए कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन साइड है उसको कहीं ना कहीं चारों तरफ से कवर करना चाहिए। मगर इस तरीके की लापरवाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मगर यहाँ पर अब बीमारियां जो है वो खास तौर पर दो बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, अस्थमा की देखने को मिल रही है, दूसरा एलर्जी की। क्योंकि जैसे जैसे एलर्जी बढ़ेगी, अस्थमा के मरीज बढ़ेंगे, वैसे वैसे अस्पतालों के अंदर भी भीड़ बढ़ेगी, और अस्पतालों के अंदर जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर भी दबाव होता हुआ नजर आएगा। और इसी दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार हो या फिर पंजाब की सरकार हो, हरियाणा की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है ताकि दिल्ली के अंदर या फिर कहे दिल्ली के आसपास के राज्यों के अंदर पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील होती हुई नहीं नजर आए। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव, दिल्ली सरकार की ओर से तो कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में हमने इस बात का जिक्र भी किया, जिस तरीके से धूल प्रदूषण जो मुक्त है वो अभियान चलाया गया, और इसके साथ कई ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिसको लेकर प्रदूषण, खासकर जिस तरीके से वाहनों का जो प्रदूषण सर्टिफिकेट है वो उनको देने की बात की गई है, उनको जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इतने ही कदम कारगर साबित नहीं हो सकते हैं, और ज्यादा कोशिश दिल्ली सरकार को भी करनी होगी और पड़ोसी राज्यों को भी करनी होगी। ऐसे में किस तरीके के निर्देश आने वाले समय के लिए इस टास्क फोर्स मीटिंग में दिए गए? देखिए मुस्कान, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है, और दिवाली से पहले ही यानी कि लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि दिवाली पर पटाखे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मगर अभी भी चोरी छुपे जो पटाखे हैं वो लाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और लगातार 4 छोटे छोटे इलाकों के अंदर बच्चे जो है वो पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। दूसरा, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की कंस्ट्रक्शन साइडों की, जहां पर लगातार कहीं ना कहीं कदम उठाने की बात की जा रही है। खुद गोपाल राय जो परिवहन मंत्री हैं उनकी तरफ से कोशिश की गई है, उनकी तरफ से जाकर मुआयना किया गया, मगर फिर भी कहीं ना कहीं इतनी स्थिति कंट्रोल में नहीं हो रही है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार हो या फिर पड़ोसी राज्यों की सरकारें हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, सबको ही कहीं ना कहीं मिलकर अपना योगदान देना होगा, और ताकि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी लगातार कोशिशें होनी चाहिए। क्योंकि वो पॉल्यूशन की बात करें, चाहे वो गाड़ियों के निकलने वाला धुआं हो या फिर पराली से होने वाला धुआं हो या फिर कहे जो कूड़े के ढेरों में आग लगाई जाती है या फिर वो धुआं हो, तो तमाम कोशिशें करना कहीं अधिकारियों के द्वारा करनी होगी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, पटाखों पर भी बैन लगाया गया, कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी कैसे पाबंदी लगाई गई, लगभग 14 पाबंदी लगाई गई है। मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दिल्ली गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील होती हुई नजर आ रही है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी ठंड का पूरी तरीके से एहसास नहीं है, सिर्फ गुलाबी ठंड देखने
को मिल रही है। और जैसे जैसे ठंड बिल्कुल नजदीक आएगी और दिवाली नजदीक आएगी तो वैसे वैसे पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। मगर हर बार कहीं ना कहीं ठंड जब भी आती है, दिवाली जब भी नजदीक आती है, पॉल्यूशन का स्तर बिल्कुल बढ़ता है और दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, मगर वो पूरी तरीके से कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आती। और इसी को लेकर दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ऑड इवन की बात करें, कंसेशन साइडों की बात करें, या फिर कहे पटाखों पर बैन की बात करें, पाबंदियों की बात करें, तमाम कोशिशें जो है वो एक साथ करनी होगी ताकि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं 50% के करीब अगर पॉल्यूशन कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। ऑड इवन की बात करें तो अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऑड इवन को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया, मगर जैसे जैसे समय नजदीक आएगा या फिर दिवाली नजदीक आएगी, पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा तो शायद कहीं ना कहीं ऑड इवन जो है वो लागू किया जा सकता है। मगर ऑड इवन भी कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी लागू कर देना चाहिए दिल्ली के अंदर ताकि पॉल्यूशन जो है वो घट सके। और कहते जो पॉल्यूशन प्रमाण पत्र की बात करें तो उनके लिए भी आदेश दिए गए हैं, मगर लगातार सख्ती जो है वो धरातल पर ही बरतनी होगी ताकि आम जनता जो है वो इन नियमों का पालन करे और पॉल्यूशन जो है वो घटता हुआ नजर आए। जी, ऐसे में पड़ोसी राज्यों ने क्या सहमति जताई है इस पर? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश की बात करें, ज्यादातर पराली की अगर बात की जाए तो हरियाणा पंजाब में ही पराली का दहन जो है वो किया जाता है। आज भी तस्वीरें सामने आई है पराली जलाते हुए लोगों की। तो क्या ऐसे में पड़ोसी राज्यों की तरफ से क्या इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इस बार इस पर लगाम लगाया जा सकेगा? देखिए यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री के सचिव की तो उनकी तरफ से जो बैठक की गई थी उसके अंदर भी यही पड़ोसी राज्यों की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम जगहों से कहीं ना कहीं सचिव जो थे मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। उनके द्वारा ये भी कोशिश की गई कि पराली पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, पराली को लेकर भी पाबंदियां लगाई जाए। मगर पड़ोसी राज्यों की तरफ से बिल्कुल सहमति दी गई है। वो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पराली की जगह पर कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल ना हो, दूसरा फसलें ऐसी उगाई जाए जिससे पराली बने ही ना, ऐसी कोशिशें की जाए। मगर अभी तक जो कोशिश है वो सिर्फ अभी तक घोषणाओं के तौर पर देखने को मिल रही है, ना कि ग्राउंड लेवल पर। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है, उन पर कहीं ना कहीं लागू अंकुश लगाना चाहिए। उनको अधिकारियों को, वहां की सरकारों के अधिकारियों को भी उतरना होगा ताकि पराली जो है वो ना जले। और सबसे बड़ी कैसे दिक्कत ये है कि सैटेलाइट के माध्यम से सबसे पहले गौर किया जाए कि कहां पर पराली जलाई जा रही है, कहां पर पॉल्यूशन हो रहा है और कहां पर कहीं ना कहीं कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, ताकि उन्हीं जगहों पर लगातार कहीं ना कहीं अधिकारी जो है पहुंचे। मगर अभी तक सिर्फ घोषणाएं ही देखने को मिल रही है, ना कि ग्राउंड लेवल पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को देखा जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर पॉल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है और दिल्ली कहीं ना कहीं गैस चैम्बर के अंदर बिल्कुल तब्दील होती नजर आ रही है। एक्वाई लेवल की बात करें, लगभग दिल्ली के अंदर 200 से 250 के करीब पॉल्यूशन एक्वाई लेवल देखने को मिल रहा है। और दिल्ली की बात करें, सेंट्रल दिल्ली की बात करें या फिर नई दिल्ली की बात करें, यहाँ पर पॉल्यूशन जरूर थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है, मगर आउटर यानी कि बाहरी दिल्ली की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों से भी निकलने वाला है। पॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइडों से भी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उनके लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे। और सबसे बड़ी एक और बात है, पेड़ों को साफ रखना होगा ताकि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी से जल्दी साफ हो। और इसके लिए कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव करना होगा, मगर पानी का छिड़काव जो है वो पेड़ों पर अभी भी पूरी दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, ऐसे में राज्य प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान तो लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल में हो नहीं पा रहा है। इस प्रदूषण को कंट्रोल में करने के लिए अब चाहे पराली हो या फिर जो पटाखे हैं उनका बैन रोका गया है, बैन लगाया गया है उन पर, उसकी बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए अब ये भी अहम है कि दिल्ली की सीमाओं को भी सख्त किया जाए, क्योंकि यही समय है जब दूसरे राज्यों से भी पटाखे जो है वो लोग लेकर आ सकते हैं। तो सीमाओं पर भी सख्ती करने की जरूरत दिल्ली सरकार को है। देखिए यहाँ पर मुस्कान, एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार बेशक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और दिवाली से काफी समय पहले ही, यानी कि 1 से 1.5 महीने पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पटाखे के ऊपर बैन रहेगा, जैसे हर बार रहता है। दूसरा, यहाँ पर बात करें, पटाखे जो है चोरी छुपे फिर भी आ रहे हैं और इसी को लेकर दिल्ली सरकार को बॉर्डरों पर भी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि अगर बॉर्डरों से ही कहीं ना कहीं पटाखे जो है चोरी छुपे आ जाते हैं तब कहीं ना कहीं जनता इस्तेमाल करेगी। और फिर जनता के ऊपर पाबंदी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को आदेश जरूर दिए गए, मगर दिल्ली पुलिस जो है वो हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जाकर चेक नहीं कर सकती है कि कहां पर पटाखे जलाए जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है। उन कोशिशों के लिए ग्राउंड लेवल पर ही कहीं ना कहीं जाकर चेक करना होगा, पर चाहे ऑड इवन को लेकर हो, पराली को लेकर हो, या फिर गाड़ियों से निकलने वाले पॉल्यूशन को लेकर हो, या फिर कंसेशन साइडों की बात करें, या फिर कहें जो बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं सख्ती जो नहीं देखने को मिल रही है उसको लेकर हो। और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं ये भी कदम उठाना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो भी भारी व्हीकल जो डीजल और पेट्रोल के चलने
वाले हैं जिनसे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उन पर भी पाबंदी लगाई जाए। अगर वहां पर बॉर्डरों पर पाबंदी लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं अंदर भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो है वो कम होता हुआ नजर आएगा। मगर यही पाबंदी जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कमजोर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली जो है वो वाकई में ही गैस चैम्बर के तौर पर तब्दील हो रही है। और जैसे जैसे दिवाली और ठंड नजदीक आएगी तब कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, और आम जनता जो है वो अस्थमा और एलर्जी का शिकार जो है वो सबसे ज्यादा होती हुई नजर आई। और खासतौर पर बुजुर्ग की बात करें, जो सांस लेने में जिनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, बच्चों की बात करें जिनको सबसे ज्यादा सांस लेने में परेशानी होती है, फिर मजबूरन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को स्कूलों को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो स्कूलों के अंदर जाते हैं, फिर वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं स्कूलों को बंद करना पड़ेगा ताकि बच्चे जो है वो घर में सुरक्षित रहे। मगर घर में भी कितना सुरक्षित रह सकता है खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शारदीय नवरात्र के पहले मातृशक्ति को वंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार यानी आज सुबह अपने सरकारी आवास से मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ कर महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना करेंगे, जो लखनऊ के विभिन्न चौराहों से होते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद 3 महिला विभूतियों संग 25 अन्य महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे अपने सरकारी आवास से महिला सशक्तिकरण रैली को फ्लैग ऑफ कर रवाना करेंगे। यह रैली 5 कालिदास मार्ग से रवाना होकर 1090 चौराहे पर समाप्त होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज करने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज सरकार अपना जो मिशन शक्ति है उसका कहीं ना कहीं चौथे चरण का शुभारंभ करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर ये कार्यक्रम होगा और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आज महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह से सरकार कटिबद्ध है और हर स्तर से कोशिश कर रही है सरकार कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का। जितेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, मिशन शक्ति कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में विस्तार से बताएं। जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मातृशक्ति को वंदन करते हुए मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ कर महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना करेंगे, जो लखनऊ के विभिन्न चौराहों से होते हुए 1090 चौराहे पर समाप्त होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद 3 महिला विभूतियों संग 25 अन्य महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम समेत वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे जो है इसे रैली का फ्लैग ऑफ कर रवाना करेंगे। 10:30 बजे का समय रखा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यह रैली 5 कालिदास मार्ग यानी सीएम आवास से रवाना होकर 1090 चौराहे पर समाप्त होगी।
चलिए, संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, मिशन शक्ति कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और यहीं से अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे और महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने इस जो मिशन शक्ति है इसकी शुभारंभ किया था और 3 चरण लगभग पूरे हो चुके हैं और आज अब से कुछ देर लगभग 8:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से शुभारंभ करने का काम किया और एक बड़ी महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए आयोजन किया जा रहा है और फ्लैग ऑफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करेंगे और इस साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये रैली कई चरणों में होते हुए लखनऊ की कई शहरों में महिलाओं की सशक्त बनाने को, साथ ही शक्ति का ये कह सकते हैं कि एक संदेश देने का काम महिलाएं लखनऊ की कई चेहरों से मिलने का और शाम को लगभग 11:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में जो महिलाएं हैं वो जो मिशन शक्ति में कहीं ना कहीं जिन्होंने काम किया है उस पर कहीं ना कहीं उनको सम्मानित करने का भी काम किया जाएगा और ये तस्वीरें हैं जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अब से कुछ देर बाद 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद मिशन शक्ति का शुभारंभ है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग कितने बजे का समय रखा गया है इस कार्यक्रम के लिए जितेंद्र? जितेंद्र, कितने बजे का समय यहाँ पर रखा गया है जब ये जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा? देखिए, अब से कुछ देर बाद माना जाए लगभग 10 मिनट बाद ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत करेंगे और मिशन शक्ति का चौथा चरण है जिसकी आज शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं, जिसमें एक आ सकता है मंच पे तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे और एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसको फ्लैग ऑफ करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद है और सभी मंच पे कह सकते हैं कि डीजीपी उत्तर प्रदेश वो भी कहीं ना कहीं मंच पे मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको जो नारी है उसकी आज की नारी जो किस तरह से मजबूत है उनको कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के हित में पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया था जिसमें मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की मदद करने का काम किया गया और स्मार्ट सिटी में कैमरे लगाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के, तो तमाम ऐसी चीजें थे जिस पर कहीं ना कहीं ये इसका शुभारंभ हुआ था और महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस मिशन शक्ति का शुभारंभ हुआ था। 3 चरण लगभग पूरे हो चुके हैं, चौथे चरण का आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करेंगे। जितेंद्र, जिस तरीके से रैली को यहाँ पर रवाना किया जाएगा, फ्लैग ऑफ किया जाएगा रैली को, ऐसे में इस रैली में क्या खास रहने वाला है क्योंकि महिलाएं इसमें शामिल होंगी, कहां से ये रैली गुजरेगी, इसके बारे में बताएं। देखिए, राजधानी लखनऊ के कई ऐसे चौराहे जो कई चरणों में कहीं ना कहीं इस रैली का आयोजन किया जाएगा। जब यहाँ मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से ये रैली रवाना होगी, सीएम फ्लैग ऑफ करने का काम करेंगे तो महिला को कह सकते हैं एक संदेश देने का काम किया जाएगा इस रैली के माध्यम से। उसे पुलिस जो महिला पुलिसकर्मी है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगी और साफ तौर पे महिलाओं की बात करने के लिए, मिशन शक्ति की बात करने के लिए, महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी और साथ ही सशक्त बनाने के लिए एक संदेश देने का काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस तरह का कह सकते हैं इस मिशन की शुरुआत हुई थी और ये लखनऊ की बेटियों को, उत्तर प्रदेश की बेटियों को एक संदेश देने का काम किया जाएगा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत में। क्योंकि जब मिशन शक्ति की शुभारंभ हुआ था तो पिंक बूथ बनाए गए थे महिलाओं की सुरक्षा की, क्योंकि महिलाएं जो भी काम करती है, जो आती जाती रात में, उनके लिए एक पिंक बूथ की व्यवस्था की गई थी और राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये पिंक बूथ चौराहों पर बनाए गए थे कि अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है, किसी छेड़छाड़ की चीजें उनके सामने आती है या किसी प्रकार की समस्या में, तो उनके महिला पुलिसकर्मी बूथ में मौजूद रहती है और उनकी वो मदद करने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में सरकार आज चौथे जो मिशन शक्ति चरण है उसका कहीं ना कहीं शुभारंभ करेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
20 अक्टूबर से पंजाब विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज एक अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पंजाब सचिवालय में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें एसवाईएल सबसे प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। इसी के साथ जिन खिलाड़ियों ने पंजाब का नाम रोशन किया, एशियन गेम्स में उन्हें जो राशि देनी है उसको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है और ये जो कैबिनेट की बैठक है वो 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र से पहले बुलाई गई है। इसमें कई अहम फैसले भगवंत मान की सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं और इन फैसलों में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी, किन मुद्दों पर आज चर्चा हो सकती है? बिल्कुल बताना चाहूंगा मुस्कान की करीब 11 बजे का समय रखा गया है। पंजाब सचिवालय में जो है कैबिनेट की आज अहम मीटिंग होनी है। हालांकि अगर 20-21 की बुलाई जाए तो विधानसभा सत्र भी जिस तरह से बुलाया गया है तो हो सकता है उसको लेके भी इस जो है चर्चाएं उसमें हो सकती हैं, क्योंकि बीते दिन एक पंजाब के सीएम का एक कार्यक्रम था तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी बच्चे जो है बाहर से जो गोल्ड मेडल जीत के जो खिलाड़ी जो है मल्ले मार के जो आए हैं उनको जो है जो भी उनको जो जीत की जो राशि है वो जल्द से जल्द जो है देनी है, तो उसको लेके भी जो है आज चर्चा जो है हो सकती है। एसवाईएल के मुद्दे को लेके भी जो है चर्चा हो सकती है क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग है। उसके बाद जो आड़ती हैं, आड़तियों के साथ भी जो है मुलाकात होने की संभावना बताई जा रही है। आड़ती जो है उनके साथ जो है बातचीत की जा सकती है और उसके बाद अगर जो है जो धान की जिस तरह से आगे जो सीजन आने वाला है उसकी कटाई है उसको लेके जो है चर्चा जो है की जा सकती है। करीब 11 बजे का समय जो है बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्रियों की बात की जाए तो हरपाल सिंह चीमा जो है वहां पर पहुंचने की उम्मीद है, डॉक्टर बलजीत कौर जो है वहां पर पहुंचने की उम्मीद है, विजय सिंगला जो है वहां पर पहुंचने की उम्मीद है और जिम्पत जी की भी पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि और भी काफी बड़ी लिस्ट है जो आने की वहां पर जो है कैबिनेट में जो है आने की संभावना। अमित, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक में खास मुद्दा जो है वो एसवाईएल का रहने वाला है। एसवाईएल को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं। उसके बाद पंजाब की सरकार किस तरीके से इस मुद्दे को सुलझाना चाहेगी? बिल्कुल, पंजाब की सरकार जो है मुद्दे को इसको सुलझाना चाहती है। वैसे तो 1 तारीख को ऑल पार्टीज सद्दा जो है लुधियाना में एक कार्यक्रम जो है दिया गया कि उस पर जो है आप चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों देखने को मिल रहा है कि विरोधी पार्टियां जो हैं पंजाब सरकार को घेरने में लगी हुई हैं एसवाईएल के मुद्दे को लेके। तो साफ तौर पे जो है पंजाब सरकार ने कह दिया है कि खुल के बात की जाए एसवाईएल के मुद्दे को लेके। तो 1 तारीख को जो है ऑल पार्टी जो है मीटिंग भी जो है रखी गई है, एक वहां पर कार्यक्रम रखा गया है लुधियाना में। वहां पर जो है सभी पार्टी के नुमाइंदे जो हैं आने की संभावना है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है वो वहां पर होंगे और वहां पर चर्चा होगी। वहीं अगर आज कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट में भी जो है एसवाईएल को लेकर जो है बात की जा सकती है, रणनीति जो है बनाई जा सकती है। मुस्कान, इसके साथ खिलाड़ियों को जिन्होंने शानदार प्रदर्शन एशियन गेम्स में किया उनको भी सम्मानित किया जाएगा। किस तरीके का सम्मान इन खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा? बिल्कुल, जिस तरह से अगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्होंने एक कार्यक्रम में साफ तौर पे कह दिया था कि पंजाब के जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो उनको जो है सम्मानित किया जाएगा, उनको ट्रॉफीज जो है वो दी जाएंगी और उनको जो है एक जीत की जो राशि है वो दी जाएगी। तो उसको लेके जो है पूरी चर्चा करनी है कि कितने जो खिलाड़ी हैं जो पंजाब के हैं उनको जो राशि जो है देनी है, किस तरह से जो कार्यक्रम है कहाँ कहाँ पर जो दिए जाएंगे, तो वो उस चीज को लेके जो है पूरी तैयारी जो है आज पंजाब कैबिनेट में जो है हो सकती है। ठीक है अहमद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्पित है। हाल ही में चीन के
हांगझोउ में आयोजित एशियन खेलों में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल रहे हैं, जबकि 7 अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी महिला वर्ग में सिरमौर जिले की ऋतु नेगी, पुष्पा और सुषमा, बिलासपुर की निधि शर्मा, सोलन की ज्योति और कबड्डी पुरुष वर्ग में ऊना जिले के विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, जिस तरीके से हिमाचल में खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये साफ कहा है कि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है और खिलाड़ियों को जल्द ही सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ध्यान दिया है कि राज्य सरकार जो है वो हाल ही में जो टीम ने एशियन खेलों की प्रतियोगिता में जो पदक विजेता है हिमाचली खिलाड़ी, उनको सरकार की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। और 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेता है, उनको जो है सभी खिलाड़ियों को जो नगद पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। इन सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बिलासपुर की दीक्षा है, प्रियंका ठाकुर, शादी ठाकुर, सोलन की निधि, इस तरह से अन्य खिलाड़ी जो है, भावना मोनिका है, हैंडबॉल खेल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था, तो इन सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इनको प्रदान की जाएगी। और विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इसके अतिरिक्त जो युवा सेवाएं खेल विभाग है, वो जो राष्ट्रमंडल खेलों में 2022 में जिन्होंने पदक जीते थे, इनमें 3 खिलाड़ी थे, रेणुका ठाकुर, विकास ठाकुर और आशीष कुमार, इनको भी पुरस्कार के रूप में 63 लाख रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। जी, ऐसे में जिस तरीके से खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है सरकार, इसी प्रोत्साहन की वजह से खिलाड़ी जो हैं वो और आगे बढ़ने के लिए अपने जो तैयारियां हैं वो भी कर सकते हैं। किस तरीके की सुविधाएं जो है वो खिलाड़ियों को दी जाती हैं, टीना जी? जी बिल्कुल, देखिए खिलाड़ी हैं उनको हर तरह से जो सुविधाएं हिमाचल सरकार प्रदान करने की कोशिश कर रही है। और जो एनवायरनमेंट है वो भी खिलाड़ियों के लिए जो उपयुक्त हो वैसे जो एनवायरनमेंट है वो प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और जिन खेलों के लिए जिस तरह का एनवायरनमेंट जैसा चाहिए होता है, वहाँ पे जो है खिलाड़ियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी जो सिरमौर जिले की ऋतु नेगी जो कबड्डी में जीत कर आई हैं, उन्होंने भी सरकार से एक जो अपील है वो की है कि जो स्वर्ण पदक जो विजेता है उनको जो है हिमाचल सरकार नौकरी भी प्रदान करे, क्योंकि हालांकि हिमाचल सरकार जो है नौकरी देती आई है। अभी जो खेल प्रतियोगिताओं में जो पदक जीतते आए हैं जो लोग, लेकिन अभी जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी जो खेलों में जो स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं उनको भी नौकरी प्रदान करे, ताकि जो है जो आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन एक तरह से बना रहे। तो ऐसे में हिमाचल सरकार कह रही है कि वो बिल्कुल संकल्प है खेल प्रतियोगिताओं को जो प्रोत्साहित करने के लिए और साथ ही हर तरह का उपयुक्त वातावरण देने के लिए, हर तरह की जो ट्रेनिंग है वो देने के लिए। जी सर, ऐसे में खिलाड़ी जो है वो कभी कभी सरकार से मांग भी करते हैं कि जो खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए राशि, उनकी डाइट राशि दी जाती है, उनको तैयारी के लिए किसी भी गेम्स के लिए राशि दी जाती है, तो वो अगर पहले दे दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। हिमाचल की सरकार गेम से पहले ये राशि दे रही है या गेम के बाद? जी देखिए, अभी हिमाचल सरकार तो गेम के साथ साथ जहाँ पे ये होता है उसके बाद पहले तो ये राशि प्रदान की सकती है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने मांग की थी तो उसके जो सरकार है उन्होंने कहा है कि वो इस पर जो है विचार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है खिलाड़ियों के साथ भी जो खिलाड़ियों की जो अभी पर सुविधाएं प्रदान की जा रही है और आने वाले दिनों में जिस तरह की डिमांड रहने वाली है खिलाड़ियों की, उसको लेके जो है जो खेल विभाग है वो एक जो पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो तैयार करेगा, जो प्लान है वो तैयार करेगा। और उसमें देखेगा कि हिमाचल के खिलाड़ी जो हैं अभी पिछले कुछ दिनों में समय से देखने में आया है कि अच्छा प्रदर्शन वो खेलों में कर रहे हैं, तो आगे भी उनका जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहे। तो
ऐसे इसके लिए जो है जो खिलाड़ियों की तरफ से डिमांड्स हैं, जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं, चाहे वो डाइट भत्ते में बढ़ोतरी की मांग हो, चाहे वो सुविधाओं की मांग हो, चाहे अन्य जो मांगे हों, उससे जो है जो विभाग है वो कह रहा है कि हम लोग जो है पूरा विचार कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो है इसको जो है अमल में भी लाया जाएगा। जी, ऐसे में टीना जी, खिलाड़ी किस तरीके से इस प्रोत्साहन को देख रहे हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार तो कह रही है कि वो प्रोत्साहित कर रही है खिलाड़ियों को, खिलाड़ियों का इस पर क्या कहना है? जी देखिए, अभी तक जो खिलाड़ी है संतुष्ट है हिमाचल सरकार के जो प्रोत्साहन जिस तरह से भी प्रोत्साहित हिमाचल सरकार की जो सुविधाएं दे रही है। हालांकि कमी हर जगह रहती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियां है, उसके लिए सरकार कह रही है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि जो हिमाचल सरकार की तरफ से जो अभी तक जो प्रयास हैं वो काफी अच्छे हैं, और आगे भी जो है उनको सुधारा जाए। तो ऐसे में जो खेल जो स्तर है हिमाचल का वो और ज्यादा जो है वो अच्छा हो सकता है, और साथ ही जो खिलाड़ी हैं वो और ज्यादा जो पदक हैं वो भविष्य में जीत कर ला सकते हैं। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा से प्रदेश के किसानों को सर्वोपरि रखा है। राज्य के 65 लाख गन्ना उत्पादक किसानों को डबल इंजन सरकार ने अब तक 2,16,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश के 45 जिलों के लगभग 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया जा रहा है और इसका रकबा तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से पराई सत्रों क्रमशः 2016-17 से लेकर 2021-22 तक जो भी गन्ना मूल्य देय था उसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से सभी किसान अब शुगर केन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इन सबका एक मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाया गया, किसानों को मोबाइल पर ही पर्ची मिलने लगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कोरोना काल में भी प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही और किसानों को 5,954 करोड़ मूल्य का गन्ना भुगतान हुआ। पूरा हुआ गन्ना भुगतान, खुशहाल हुआ किसान। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा खत्म होने के बाद अब राज्य सरकार का अगला लक्ष्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, जिसके लिए पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से कार्यक्रम तय किए गए हैं। साथ ही सरकार ने अपने 2.5 लाख करोड़ के लक्ष्य को लेकर नया लक्ष्य भी तय कर लिया है, जिसके तहत इस आयोजन से पहले ही 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की योजना है। उत्तराखंड में यह दूसरा मौका है जब राज्य सरकार उद्योगों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है, लेकिन इस बार इन्वेस्टर समिट ज्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है। इसकी वजह ये भी है कि राज्य सरकार केवल MOU तक सीमित न रहकर निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए फुल प्रूफ काम कर रही है। दरअसल राज्य सरकार के सामने इस बार के इन्वेस्टर समिट को लेकर पुराने अनुभव भी हैं, जिसके आधार पर आगामी रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि धामी सरकार न केवल देश बल्कि विदेशी निवेशकों से भी सीधे संवाद कर रही है और इसके लिए विदेश जाकर निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में औद्योगिक माहौल की जानकारी दे रही है। राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के महाआयोजन से पहले ही सरकार प्रदेश में 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर लाएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट जो है वो होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार तैयारियां जो है वो धामी सरकार कर रहे हैं और अब दुबई का दौरा करने जा रहे हैं अधिकारी, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से ग्लोबल समिट जो दिसंबर माह में होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर राज्य सरकार लंबे समय से यहाँ पर तैयारी कर रही थी और ये तैयारियों को अमली जमा बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से इसको लेकर के देश के साथ साथ विदेश के जो निवेशक है उनको यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है उत्तराखंड आने का और लगातार दौरे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से कि यहाँ पर निवेशक पहुंचे और जो उनका लक्ष्य है 2.5 लाख करोड़ का उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का प्रयास किया जाए। उसके तहत यहाँ पर फिलहाल जो यहाँ पर इस आयोजक से पहले ही 25,000 करोड़ के निवेशक को धरातल पर उतारने को लेकर के योजना लगातार तैयार की जा रही है और वहीं जो लगातार दौरे हैं मुख्यमंत्री के वो लगातार पूरे किए जा रहे हैं। और साथ ही अब मैं आपको बता दूं इसमें जो लगातार अगर बात की जाए 16 और 17 अक्टूबर को यहाँ दुबई के अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्रों में उद्यमी के साथ वो बैठक करेंगे और निवेशकों से बातचीत यहाँ पर हो सकती है। साथ ही यहाँ पर जो 15 अक्टूबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश जुटाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के दौर पर वो जाने वाले हैं और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का अरब देश के रियल इस्टेट आदित्य और लॉजिस्टिक्स और में यहाँ पर मैनेजमेंट सेक्टर की बात किया तो वहाँ पर निवेश जुटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और ये निवेश लगातार बढ़ाने की लगातार कोशिश लगातार की जा रही है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी को लेकर के वो कहीं ना कहीं दूर हो सके और उत्तराखंड सरकार एक ऐसा बड़ा कदम उठाए कि यहाँ पर निवेशक पहुंचे और किसी इन्वेस्टर समिट के जरिए और लगातार यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो यहाँ पर नए आयाम है उद्योगों के वो कहीं ना कहीं यहाँ स्थापित किए जा सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से धामी सरकार का इस बार का लक्ष्य है कि एमओयू जो है सिर्फ उस पर सीमित ना रहकर 25,000 करोड़ का निवेश धरातल पर लाना है, उसके लिए भी तैयारियां लगभग की गई हैं। किस प्रकार से दुबई में इस बार का ये दौरा रहने वाला है? देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर दुबई का जो दौरा है वो 16 और 17 अक्टूबर को दुबई के अबू धाबी में अलग अलग क्षेत्र में दुबई से उनकी बैठकें होंगी, बातचीत होगी और किन किन यहाँ पर जो है उनको लाने को लेकर के यहाँ पर सहमति बनेगी आना समय बताएगा मुस्कान। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो इसको लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है, अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। वही मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो लंदन में जब इनका दौरा हुआ था तो वहाँ करीब 19,500 करोड़ के निवेशक में सहमति पत्र बने थे और दुबई और अबू धाबी से सरकार अच्छे खासे निवेश की उम्मीद कर रही है, जिसके तहत यहाँ पर लगातार काम किए जा रहे हैं और उसके तहत अब निवेशकों को कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड लाने के लिए कोशिश की जा रही है। देश के साथ साथ विदेश में भी कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड में निवेशक आए और ना कि केवल यहाँ निवेशक आए, यहाँ पर निवेशक अपना निवेश करके बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर लगाए जाए ताकि जो उत्तराखंड की जो यहाँ पर पहचान है वो ग्लोबल तौर पर बन सके और उत्तराखंड में जो बेरोजगारी और जो पलायन की समस्या वो कहीं ना कहीं रुक सके और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उनको रोजगार यहाँ पर मुहैया कराया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट के इंतजार का समय खत्म हो चुका है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होगी। इस बात का खुलासा सीएम भूपेश बघेल ने खुद ही किया है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि डेट तो पहले से ही तय थी, पितृपक्ष तक तो रुकना ही था। नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। हमारी तैयारी तो पहले से ही थी। वहीं टिकट बंटवारे के मानक को बताते हुए जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। टिकट बंटवारे का यही असली क्राइटेरिया है। बीजेपी की ओर से 85 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए जा चुके हैं। ऐसे सवाल पर सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के टारगेट को कांग्रेस पूरा करती है। पिछली बार भी 90 के 90 उतारे थे लेकिन 15 ही जीत पाए थे। 65 प्लस की बीजेपी ने बात कही थी। मैंने उसे समय भी अमित शाह से कहा था कि 65 प्लस वो हमारे लिए बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेंगे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियांशु, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस की जो लिस्ट है वो अब नवरात्रि के पहले दिन ही जारी कर दी जाएगी, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, देखिए 15 अक्टूबर को कांग्रेस की जो सूची है उम्मीदवारों की वो जारी होने वाली है और इसमें जो 40 से 42 जो प्रत्याशी हैं वो लगभग जो पुराने प्रत्याशी हैं उनमें ही जो संभावित सूची सामने आई है उसमें लगभग जो दिग्गज जैसे दुर्ग से पाटन से भूपेश बघेल और कोरबा से जय सिंह अग्रवाल समेत तमाम जो दिग्गज नेता उनकी सीटों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और वहीं जो है नए चेहरों को भी पार्टी में मौका देने की गुंजाइश भी है। लगातार जो है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकें हो रही हैं और चुनाव को लेकर जो है सीटों को लेकर जो है मंथन लगातार जारी है। चूंकि एक सीटों पर 5, 6 और 10 दावेदार भी हैं, ऐसे में जो है कांग्रेस ये चाहती है कि कोई भी कार्यकर्ता या नेता जो है सीट ना मिलने से नाराज ना हो, इसलिए बहुत ही सोच समझकर जो है सीटों को तय किया जा रहा है और 15 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि के पहले दिन जो है जो नाम है उनका ऐलान किया जाएगा। वहीं जो है कांग्रेस ने बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।